Hello everyone. So I am back on this channel with another lecture in the series of modern history. आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में महाराजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट इन दिस चैप्टर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिख रूल इन इंडिया. ठीक है, सिख्स ने कहाँ कहाँ रूल किया इंडिया में, कहाँ से उनके रीन का ओरिजिन हुआ, हम वो पढ़ेंगे. और कैसे वो इंडिया में एंटर करके उन्होंने जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का उसको कैप्चर कर लिया था, एंड हाउ वर देयर रिलेशंस विथ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो ये हम पूरा सिख ने जितना भी रूल किया था इंडिया में उस पूरे पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं. So basically this whole establishment took place under महाराजा रंजीत सिंह. तो हम उनके बारे में भी इसमें पढ़ने वाले हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी आपके लिए प्राइस हाइक अलर्ट लेकर आया है. सो जो सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी पर लेते हैं फॉर बेटर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, तो वो सब्सक्रिप्शन जब आप लेने जाएंगे अभी कुछ दिनों बाद, अगर आप सोच रहे हैं उसको लेने की, देन देयर वुड बी हाइक इन द प्राइसेस. ठीक है, तो उसको कोप अप करने के लिए हम आपको अभी एक अलार्म आपके लिए रिंग कर रहे हैं दैट यू कैन यूज़ द कोड SIMPLEYT SIMPLEYT फॉर द सब्सक्रिप्शन, एंड बाय यूजिंग दैट कोड यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. ओके. Unacademy's Aspire program is an all-India free mock test for all the civil service aspirants from all over the country. ये जो टेस्ट होगा ये प्रीलिम्स पेपर 1 जो जीएस का पेपर होता है यूपीएससी उसी के जैसा होगा. एंड द डेट्स आर अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. अगर आप महीने में 2 डेट्स को ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 10th एंड द सेकेंड वन इज़ 25th. आप 2 डेट्स को एक ही मंथ में एग्ज़ाम दे सकते हैं. ठीक है, वॉट एवर सूट्स यू. और ये टेस्ट देने के बाद आपका जो भी स्कोर होगा उसके बेसिस पर आपको रैंक्स मिलेंगे. एंड ऑल दोज हु वुड बी अंडर टॉप 50 दे विल बी गेटिंग एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स फ्रॉम अनअकैडमी. जो टॉपर्स होंगे इस टेस्ट के, लाइक द रैंक 1 2 3, दे विल बी गेटिंग फ्री सब्सक्रिप्शन फ्रॉम अनअकैडमी. ओके, उसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है. सो अभी ये जो टेस्ट होने जाएगा इट वुड बी ऑन 25th ऑफ अक्टूबर. ठीक है, अभी ये कंडक्ट 25th अक्टूबर को करवाया जाएगा. एंड नेक्स्ट मंथ ऑल्सो ऑन 10th. It would be conducted at 10 a.m. sharp. So for appearing in this test, go and enroll for it. UPSC doesn't keep any language barriers, so similar to that, an academy brings you all 3 different kinds of courses. ठीक है, आपको जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, तो उसके लिए अनअकैडमी ने इसी फील्ड में आपके लिए 3 बैचेस लेकर आए हैं. वो फर्स्ट वन इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, दे कैन गो फॉर द इंग्लिश बैचेस. ठीक है, उसमें उनको जितना भी लाइक लेसन्स मिलेंगे, जितना भी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ होंगी और जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे वो सारे उनके इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे. अदर देन दैट जो भी लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हिंदी के बैचेज़ हैं. वो उनको जितना भी मटेरियल मिलेगा, जितनी भी चीज़ें उनको पढ़ाई जाएंगी, जितने भी वो टेस्ट सीरीज़ देंगे, फाइन, सारी चीज़ें उनकी हिंदी में ही होंगी. एंड ऑल दोज हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दे कैन गो फॉर बाइलिंगुअल बैच कोर्सेज. दीज कोर्सेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम 5th of October. You can get the subscription on Unacademy and join these courses. So this is like when you are going for the subscription, you will be getting unlimited benefits from Unacademy. First of all, you will be learning live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India. ठीक है, जो आपका सिलेबस कवरेज है आपको उसके टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. Unacademy is standing beside you. अनअकैडमी आपके सारे सिलेबस को कवर कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, इट्स सो ऑब्वियस दैट यू विल बी गेटिंग द डाउट्स. तो वो डाउट्स और जो आपकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने के लिए रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहाँ पे एजुकेटर से कनेक्ट करके अपने सारे क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, जो आपको स्टडी मटेरियल इस पूरे प्रोसेस के दौरान मिलेगा वो वीडियोस के फॉर्म में तो होगा ही, उसके अलावा पीडीएफ फॉर्मेट भी होगी, सो दैट यू कैन स्टडी व्हेनेवर यू वांट. और आंसर राइटिंग सेशंस भी कंडक्ट कराए जाएंगे जिससे कि आपका जो आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस है वो इन्हेंस हो सके एंड यू कुड राइट मोर एंड मोर क्वालिटी आंसर्स. नाउ टू चेक अप
like if the preparation that you are doing, if that preparation is fruitful or not, if the preparation that you are doing is it result oriented or not. तो ये चीज़ें अगर यदि ये चीज़ें हो रही हैं तो इसको चेक करने के लिए आपको लाइव टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो ये लाइव टेस्ट सीरीज़ है इसमें आप ना कि सिर्फ अनअकैडमी के ही बच्चों से compete करेंगे, इंस्टेड आप ऑल इंडिया लेवल पर ये लाइव टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है। फाइन, तो आपको इसमें जो रैंक्स मिलेंगी आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे ऑल इंडिया लेवल पर आप किस पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बिल्ड अप योर मेंटल स्टेटस टू सिट इन द रियल एग्जामिनेशन। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी अनअकैडमी के थ्रू। And when you are going for the subscription, you will be getting at that right moment a personal mentor जो कि आपको हेल्प करेगा सारी चीज़ें समझने में। ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स हैं, डाउट्स रिगार्डिंग दिस प्रोसेस, अगर आपको किसी भी एजुकेटर के पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा है तो आप एजुकेटर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑन अनअकैडमी। अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेटर्स लेकर आते हैं। सो through this entire process a mentor would be guiding you. So these are the benefits that you can see on the screen you will be getting after getting the subscription on Unacademy. Okay, as soon as you get the subscription right from the starting, like the batches, structured batches with top educators to the last point, that is interview preparation. Okay, Unacademy stands with you. Unacademy will track your performance. Unacademy will track your preparation with a greater motivation. ठीक है, तो इसमें सिर्फ ना कि आपको सिर्फ सिलेबस की ही बातें बताई जाएंगी, उसके अलावा ऑल द थिंग्स दैट यू नीड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोटिवेशन, एक मोटिवेशन भी, देयर वुड बी क्लासेस, सेशंस होंगे जहाँ पे आपको टैक्टिक्स बताए जाएंगे, स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी। फाइन, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो सेशंस का क्या नाम है, हम उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, तो ये जो आप अनअकैडमी ऐप अभी यूज़ कर रहे हैं, अगर वो अनअकैडमी ऐप को आप अनअकैडमी प्लस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस में कन्वर्ट करने से मेरा मतलब है दैट आफ्टर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, ओके, यू विल बी गेटिंग ऑल दीज बेनिफिट्स, यू कुड अवेल ऑल द थिंग्स दैट आर रिटन ओवर हियर। ठीक है, अगर आप लाइक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नाइट आउल्स, तो ठीक है, जो नाइट आउल्स हैं उनके लिए लेट नाइट बैचेस भी हैं अनअकैडमी के पास। ठीक है, प्रॉपर लेट नाइट बैचेस हैं जहाँ पे आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एंड vast range of optionals is available on Unacademy. So when you are joining Unacademy, you will not have to go here and there to learn your optional subject. ठीक है, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अनअकैडमी पर ही काफ़ी सारे रेंजेस मिलेंगे अनअकैडमी पे। यू विल बी गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज थ्रू अनअकैडमी इटसेल्फ, तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। आपके तीनों टेस्ट के जो फॉर्मेट है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों टेस्ट के लिए अनअकैडमी आपको प्रिपेयर कराएगा। करंट अफेयर्स आपके स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस कराई जाएगी। फाइन, परफॉर्मेंस एनालिसिस, एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपको वो भी देता है यहाँ पे। Fine, so I think that you should go for the subscription on Unacademy, and when you are going for the subscription, if you seriously want to prepare for this UPSC examination, then I guess strategic like performance, strategic preparation is very important. तो वो स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लेना है। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, जस्ट यूज़ द कोड SIMPLEYT, SIMPLEYT, okay, so that you can get 10% extra off. नाउ दिस इज़ अनअकैडमीज चैम्पियंस कॉन्क्लेव। मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी आपको सिलेबस का जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। साथ ही अनअकैडमी जो उनके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दे टेक केयर ऑफ स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ एज वेल। वो कैसे, व्हेन दिस इज़ द लॉन्ग प्रोसेस। फाइन, तो ये जो प्रोसेस है इसके दौरान आपको हो सकता है कि यू नो देर आर सम टाइम्स when the things are not going on your side, तो उस टाइम पे आपको मे बी यू आर लैकिंग समथिंग यू डोंट नो, और मे बी यू नीड सम मोर गाइडेंस। ठीक है, मे बी यू नीड गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड पीपल। तो यही सारे जो स्टेजेस हैं इनको अच्छे से
हैंडल करने के लिए आपके लिए सेशंस लेकर आया है अनअकैडमी, जहाँ पे जो भी 2019 यूपीएससी के टॉपर्स है, ठीक है, जो रीसेंट टॉपर्स हैं उनको लेकर आएंगे अनअकैडमी आपसे बात करने के लिए। सेशंस में आप लाइक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होगी, उसमें आपको जो टॉपर्स है वो अपने टिप्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज़, उनके प्लान्स, उनके टाइम टेबल, उनका बुक लिस्ट शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब वो शेयर करेंगे तो आपको उसमें से जो भी आपके हिसाब से कंफर्टेबल लगे, ठीक है, आप उसको यू कैन इंस्टॉल इन योर डेली लाइफ, यू कैन इंस्टॉल इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये सेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि दिस वुड बी अ प्रॉपर गाइडेंस and it would be guidance from the ones who have already cracked the exam, so this is one very big advantage, ठीक है। तो इनका जो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनको कभी भी जाके देख सकते हैं वेन एवर यू आर फीलिंग लो, और वेन एवर यू आर फीलिंग यू आर नॉट गोइंग ऑन योर पाथ जो आपने डिसाइड किया, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये वीडियोज़ है वो काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड द टाइमिंग इज़ 10 to 12 AM। ना T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ जो है वो उन लोगों के लिए है, व्हेन जो भी लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे हिसाब से उनके लिए डेली करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक यूपीएससी। तो वो मेजर पिलर होता है यूपीएससी प्रिपरेशन का। तो डेली 7:30 पे, ठीक है, इस लाइक फाउंडेशन ही इसकी करंट अफेयर्स होती है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका जो फुट है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको डेली 7:30 पे एक क्विज़ दी जाएगी जो कि 20 क्वेश्चंस से बनी हुई होगी। 20 मिनट्स में आपको कर को वो देनी है एंड इट वुड बी ऑफ 40 मार्क्स। एंड आउट ऑफ दैट आपको जितना भी स्कोर मिलेगा, ठीक है, जब आप वो टेस्ट को सबमिट करेंगे, राइट आफ्टर दैट यू विल बी गेटिंग अ टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट। तो वो रिपोर्ट इट वुड नॉट जस्ट बी अ रिपोर्ट, ओके, इट वुड बी अ डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड। फाइन, आप उसमें ये ही नहीं देख सकते कि आपको कितना स्कोर मिला है, आप ये भी देख सकते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप वीक हैं, ठीक है, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप पॉजिटिवली आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और नेगेटिव आप कहाँ पे जा रहे हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि आप बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। Now the links to our channel are given below, you just have to click those links and you will reach out to our channel, जहाँ पे आपको ना कि सिर्फ सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, बट ऑल द स्टफ्स विच आर रिलेटेड टू यूपीएससी यू विल बी गेटिंग ऑन आवर चैनल, ठीक है। ऑल द मोटिवेशनल वीडियोज़, ऑल द वीडियोज़ विच आर रिलेटेड टू द ऑनगोइंग एग्जाम्स ऑफ यूपीएससी, and also the daily news analysis and many more things. Okay, so the YouTube, Telegram and Facebook links are given below, just click on those links and join our channels. So what are we studying in this chapter? As I told you, we'll be studying about Maharaja Ranjit Singh, ठीक है। तो उनके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम सिक्स की जो हिस्ट्री है वो पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग द एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। तो उनके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो हमें ये भी जानना होगा कि वो आए कहाँ से, उनका जो बैकग्राउंड था वो क्या था, ठीक है। सिक्स का यहाँ पे लेगेसी वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिक्स का इंडिया में कैसे एंट्री हुआ, सिक्स ने कैसे स्टैब्लिश किया उनका एम्पायर इंडिया में, हम वो भी पढ़ेंगे। ओके, सो it is about the first, see, we have to study these 5 points. These are the like very important points in this particular chapter. So 5 points are, first of all we need to know that the conflict between Mughals and Sikh gurus, ये क्या चीज़ थी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मुगल्स का जो था उनका रूल था यहाँ पे, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, तो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर वहाँ पे जाके कब्ज़ा कर लिया है तो वो इसी वजह से क्या होगा ना, क्योंकि सिख्स जो थे या फिर वहाँ पे सिख होंगे या फिर मुगल्स होंगे। तो मुगल्स जो थे या तो वो हारे होंगे सिख से, या सिख मुगल से हारे होंगे, ठीक है। तो ये तीनों की मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा है कि जो तीन जो ग्रुप्स है, ठीक है, मुगल, सिख गुरुज एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसमें से वहाँ पे मुगल्स थे, इंडिया में पहले मुगल्स का रूल था, क्योंकि हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा कि दिल्ली पे किसी सिख गुरु का राज था, हमने ये तो नहीं पढ़ा ना। तो मुगल्स का राज था, तो उनके और सिख गुरुज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे कुछ।
जिसकी वजह से, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस थे, उनकी वजह से कुछ इवेंट्स आके होते गए थे, हम वो भी पढ़ेंगे। द एमरजेंस ऑफ सिख अंडर रंजीत सिंह, बेसिकली मैंने आपको बोला था वील बी स्टडिंग अबाउट रंजीत सिंह ओनली। तो उनके अंडर जो सिख एम्पायर है वो कैसे ग्रो किया उसने, फिर कैसे सिख एम्पायर फॉल किया, हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उनके रिलेशंस कैसे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो भी पढ़ेंगे। उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए रिलीजन के फील्ड में, सोशली क्या क्या रिफॉर्म की उन्होंने चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या है, हम वो पढ़ेंगे रंजीत सिंह में, ठीक है। सिख स्टेट एनेक्सेशन आफ्टर रंजीत सिंह, फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो सिख वॉर्स, ठीक है। तो हमें ये पता है कि जो एंग्लो सिख वॉर्स है वो भी होते हैं। इससे पहले हमने एंग्लो मराठा वॉर पढ़े थे, ठीक है, हमने एंग्लो मैसूर वॉर पढ़े थे। तो ये कुछ वॉर्स है, अब हम एंग्लो सिख वॉर्स भी पढ़ेंगे। ओके, सो मुगल एंड सिख्स। अभी हम गुरु नानक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरु नानक का देखिए एक टाइम पीरियड था, मैं आपको वो एक टाइमलाइन आपको याद रखनी चाहिए। इट वाज लाइक 1469 टू 1539, ठीक है। तो 1469 टू 1539 आप ये समझ लिए 15th और 16th सेंचुरी के बीच में गुरु नानक जी एग्जिस्ट करते थे। एंड वाइल ही वाज प्रीचिंग हिज फिलॉसफी, द मुगल एम्परर, ओके, बाबर, he was building the foundations of his मुगल एम्पायर in India, ठीक है। जिस टाइम पे प्रीचिंग चल रही थी गुरु नानक जी की, उस टाइम पे बाबर जो था वो इंडिया में अपना फाउंडेशन स्टैब्लिश कर रहा था मुगल एम्पायर का, ठीक है। तो हम ये जो बेसिकली ये जो पार्ट है ये उस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ पे मुगल और सिख्स के जो मुगल एम्परर्स हैं उनके कैसे रिलेशंस थे सिख गुरुज के साथ, ठीक है, हम वो पढ़ रहे हैं। तो बाबर का तो देखिए उतना लेना देना ही नहीं था, क्योंकि जब बाबर आया तब सिख गुरु ऑलरेडी प्रीचिंग कर रहे थे, वो अपनी फिलॉसफी स्प्रेड कर रहे थे। तो उस टाइम पे बाबर वॉज बिजी इन स्टैब्लिशिंग हिज एम्पायर। उसके बाद कौन आते हैं, अकबर। तो अकबर, इट इज़ वेरी फेमसली नोन दैट ही हैड अ कॉर्डियल रिलेशन विद द सिख गुरुज एंड इवन पार्टिसिपेटेड इन संगत एंड पंगत, ठीक है। क्योंकि अकबर जो थे वो काफ़ी ओपन माइंडेड रूलर थे, उन्होंने सिख गुरुज के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस रखे थे। एंड इवन द इवेंट्स दैट वर ऑर्गेनाइज्ड बाय सिख गुरुज ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन देम एंड ऑल्सो ही यूज्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर देम, ठीक है। जैसे कि संगत और पंगत, ये कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो सिख गुरुज इसमें ये ऑर्गेनाइज कराते थे और अकबर इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया कैसे भी। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मुगल्स एंड सिख स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर। इसके बाद जब जहांगीर आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं सिख गुरुज और मुगल्स के बीच में। उससे पहले अकबर तक सब कुछ ठीक था। अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न वो था कि बिकॉज हिज एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन फॉर सपोर्टिंग द क्लेम ऑफ प्रिंस खुशराव टू द थ्रोन, ठीक है। तो ऐसा था कि उनके जो आइडियाज़ थे, अगर उन्होंने एक ही इंसान को नॉमिनेट नहीं किया, अगर दो अलग अलग इंसान को किसी थ्रोन के लिए नॉमिनेट किया है, तो ऐसा होता था कि यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न जनरेट हो जाता था, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, जो गुरु अर्जुन थे, ही वॉज लाइक देयर वॉज डिफरेंसेस इन द आइडियोलॉजीज ऑफ बोथ ऑफ देम। वो किसी थ्रोन को लेकर, जो प्रिंस खुशराव थे, ठीक है, तो ऐसा था कि उनको एक लोग बनाना चाहता था किंग और दूसरा नहीं बनाना चाहता था, तो इसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और यहीं से जहांगीर और सिख गुरुज के बीच में जो थी वो स्टार्ट हो गई थी लड़ाई। दिस कॉन्फ्लिक्ट लीड्स द सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोविंद, टू स्टैब्लिश द, ठीक है। अब क्या होता है, सिक्स्थ गुरु आ गए हैं। सिक्स्थ गुरु गुरु हरगोविंद है, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई जहांगीर और उनके बीच में, सिख गुरु के बीच में, तो इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो गुरु हरगोविंद थे वो आए बीच में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस्टेब्लिश करे कॉन्सेप्ट्स ऑफ मिरी टेम्पोरल एंड पीरी स्पिरिचुअल, ठीक है। मिरी एंड पीरी, तो पीर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो मिरी और पीरी, मिरी इज रिलेटेड टू टेम्पल टेम्पोरल एंड पीरी इज रिलेटेड टू स्पिरिट्स स्पिरिचुअल, ठीक है। तो ये जो है ये वर्शिप के बेसिकली फॉर्म है। टेम्पोरल फॉर्म है जहाँ पे टेम्पल्स में वर्शिप किया जाता है, पीरी इज स्पिरिचुअल वर्शिप, which represented the union of both temporal and spiritual authority in the hands of Guru, leading to the conversion of Sikhism into a political movement from
एन एसेंशियली सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो सिख गुरुज थे वो जितने भी काम करते थे दे वर सोशियो एंड रिलीजियसली फेमस। ठीक है, उनसे कोई पॉलिटिकल कुछ भी लाइक देयर वाज नो पॉलिटिकल एसेंस इन ऑल द एक्टिविटीज दैट सिख गुरु डिड बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट। इससे पहले जितनी भी चीज़ें उन्होंने की थी उसमें कोई भी पॉलिटिकल एसेंस नहीं मिला था। इसके बाद क्या हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद इससे पहले जो सिख गुरुज के जितने भी टेम्पल्स होते थे, जितने भी शेल्टर्स होते थे, ठीक है, वो सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था। उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद दिस कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, अब जो है वो सिखिज़्म रोल में आ रहा है कि जो भी सिखिज़्म में लोग इन्वॉल्व थे, जो भी सिख गुरुज थे, अब वो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने लगे हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब जो रिलेशंस थे मुग़ल और सिख्स के बीच में वो सोर होते जा रहे थे, वो काफ़ी ख़राब होते जा रहे थे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, औरंगज़ेब आ जाएंगे, क्योंकि एक ही रूलर तो बना नहीं रहेगा, है ना। तो अब औरंगज़ेब यहाँ पे आ जाएंगे एंड जो मुग़ल गद्दी थी वो औरंगज़ेब के हाथों में आ चुकी थी। Now the Sikh Gurus were favorably disposed to the assassin of Dara Siko, which made Aurangzeb persecute the Gurus, and the 9th Guru of Sikhs, Guru Tegh Bahadur, was executed by Aurangzeb. ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, औरंगज़ेब और सिख गुरु, जो सिख गुरु तेग बहादुर थे, ठीक है, उनको पकड़ लिया गया औरंगज़ेब के द्वारा। किसी गद्दी के ऊपर लड़ाई हुई, जैसे दारा सिको नाम की जो स्टेट थी उसके ऊपर लड़ाई हुई। तो औरंगज़ेब ने सारे गुरुज को पकड़ लिया और उसमें से जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको औरंगज़ेब ने कैप्चर कर लिया था। दिस एक्ट कन्वर्टेड सिखिज्म इनटू एन आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल्स। ठीक है, अब इससे आर्म्ड रिवोल्ट चालू होता है मुगल्स के खिलाफ सिख्स के द्वारा। इसी बात पे लड़ाई चालू हो गई। ठीक है, अब गुरु गोबिंद सिंह आते हैं, उन्होंने मिलिट्री बनाई एंड वो जो मिलिट्री ब्रदरहुड जिसको वो खालसा बोलते थे, ठीक है, यहाँ से खालसा आपने सुना होगा कि खालसा एक ऐसा मिलिट्री ब्रदरहुड एज अ वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड ये बैटल्स फाइट करते हैं। तो इन्होंने बैटल फाइट किया, बैटल ऑफ चमकूर एंड आनंदपुर विथ मुगल्स। अब सिख्स के किससे लड़ाई हो रही है, मुगल से लड़ाई हो रही है। अभी एंग्लो सिख वॉर नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम ये देख रहे हैं कि मुगल्स और सिख्स के बीच में क्या रिलेशंस थे। तो मुगल्स और देखिए सबसे पहले क्या हुआ उनके बीच में, सबसे पहले आए बाबर। बाबर के रिलेशंस ही नहीं थे, ओके, ही वॉज नॉट दैट मच कॉन्शियस अबाउट सिख्स। उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर एक ओपन माइंडेड रूलर की तरह, उन्होंने सिख्स के साथ अच्छे रिलेशन रखे थे, उनको कंट्रीब्यूशन भी दिया था काफ़ी सारा। ठीक है, जो उनके एक्टिविटीज़ थे उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। फिर जहांगीर आते हैं, जहांगीर की लड़ाई हुई क्योंकि उन्होंने जिस थ्रोन के लिए नॉमिनेट, लाइक देयर वर डिफरेंसेस, तो वो डिफरेंसेस की वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने एक गुरु को पकड़ लिया था, कैप्चर कर लिया था, जिसकी वजह से लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। फाइन, वो लड़ाई आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गई, औरंगज़ेब के पास। जब औरंगज़ेब आए तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो गुरु हरगोबिंद थे उनको पकड़ लिया गया। फाइन, उनको पकड़ लिया गया एंड ऐसे करते करते अब क्या हो रहा है, अब गुरु गोबिंद सिंह आ गए। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया था। तो गुरु गोबिंद सिंह अब आ गए हैं। उन्होंने मिलिट्री ब्रदरहुड, जिसको हम खालसा के नाम से जाते हैं, उसको इस्टेब्लिश किया। 2 बैटल्स फाइट हुए मुगल और सिख्स के बीच में। फर्स्ट वन वॉज चमकूर एंड सेकेंड वन वॉज बैटल ऑफ आनंदपुर। ही रोट अ लेटर ऑफ कंडेमिनेशन टू औरंगजेब चास्टिसिंग हिम फॉर हिज मॉरल डिग्रेडेशन विच इज़ कॉल्ड जफरनामा और फतेहनामा। ठीक है, देर आफ्टर, अब ये जो वॉर्स हो गए, अब क्या होता है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप एज अ सक्सेशन एंडेड एंड गुरुशिप वॉज प्लेस परमानेंटली विद द ग्रंथ। ठीक है, अब गुरुशिप ये इस्टेब्लिश हो गई थी, एक ग्रंथ के साथ उसको प्लेस कर दिया गया परमानेंटली। बंदा बहादुर emerged as military head of Sikhs and he is captured and executed by बहादुर शाह फर्स्ट। अब क्या हुआ, जो गुरुशिप थी, ग्रंथ आ गए, ग्रंथ को इस्टेब्लिश कर दिया गया। जो बंदा बहादुर थे, ठीक है, वो मिलिट्री हेड बने थे उस टाइम पे, सिख जो मूवमेंट चल रहा था उसके अगेंस्ट मुगल्स। तो
इनको किसने एग्जीक्यूट किया था? बहादुर शाह फर्स्ट ने। अब देर आफ्टर द सिख खालसा ब्रोक डाउन टू मिजल्स, सिख खालसा जो बना था, ठीक है, मिलिट्री ब्रदरहुड एक बना था पूरे सिख्स का। उनकी जो भी मिलिट्री थी उसको खालसा बोलते थे। जितने भी रीजन्स थे सिख्स के अंडर कंट्रोल, उन्होंने वहाँ से मिलिट्री कलेक्ट करके सिख खालसा बनाया था। सारे रीजन्स थे उसमें, लेकिन अब जो सिख खालसा था वो मिजल्स में टूट चुका था, ठीक है। उनके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, उनको मिजल्स बोलते थे कि इनकी अलग आर्मी हो गई, इस रीजन की अलग हो गई, ये रीजन अलग हो गया, ये रीजन अलग हो गया, इसको मिजल्स बोलते थे। These missiles took advantage of the decline of Mughal Empire and then the continuous invasions from the northwest by Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali, ठीक है। अहमद शाह अब्दली और नादिर शाह ये कुछ ऐसे लोग थे जो नॉर्थ वेस्ट से आ रहे थे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से वो आ रहे थे कैप्चर करने के लिए। तो क्या हुआ, इन्होंने अलायंस कर लिया सिक्स के साथ। जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन कर रहा था उस टाइम पे, तो इसका फ़ायदा लिया गया, ठीक है। द वैक्यूम क्रिएटेड बाय डिक्लाइनिंग मुगल एस्टेट इज रिस्पेक्टिवली फिल्ड बाय रंजीत सिंह एंड हिज सुकर चकाई मिसल। अब क्या हुआ, मिजल मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है। वहाँ पे रूल सिक्स ही कर रहे हैं लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में टूट चुका है। तो जब ये एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जब अफ़गानिस्तान से लोग आ रहे थे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से लोग आ रहे थे जैसे अहमद शाह अब्दली, तो इनके साथ ही जो मुग़ल एम्पायर है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। और उनके डिक्लाइन के साथ साथ जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, ठीक है, नॉर्थ में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ वहाँ पे रंजीत सिंह ने आके कैप्चर कर लिया। और उनका जो मिज़ल का नाम था वो था सुकर चकिया। सुकर चकिया उनके मिज़ल का नाम था। तो अब रंजीत सिंह आ गए। अब उनके अंडर कैसे एमर्ज किया सिक्स ने, हम वो पढ़ रहे हैं। बंदा बहादुर जो उनके मिलिट्री हेड थे, ही ट्राइड टू स्टैब्लिश द फर्स्ट सिख स्टेट इन पंजाब। अब वो पंजाब में आ चुके हैं, ठीक है। पंजाब में उन्होंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की फर्स्ट सिख स्टेट। He issued the coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh. He named his government as Sarkari Khalsa, but his weakness was that he was a ठीक है। अब देखिए, ही वॉज अ मराठी। क्या हुआ कि जो बंदा बहादुर थे उन्होंने सिख का साथ दिया था, उन्होंने काफ़ी काम भी किया। उन्होंने चाहा था कि पंजाब में एक सिख स्टेट, पंजाब को एक सिख स्टेट बनाया जाए, ठीक है। उन्होंने कॉइन्स रिलीज़ किए गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम से। तो दो गुरु, जैसे गुरु नानक और गुरु गोबिंद, उनके लाइक प्रीवियस जो गुरु थे उनके नाम से कॉइन्स भी आए। उन्होंने अपनी सरकारी खालसा इस्टेब्लिश किया। लेकिन ये सब करने के बावजूद ही वॉज वीक। वाई वॉज ही वीक? बिकॉज ही वॉज ऑफ मराठी ओरिजिन, ठीक है। तो इस वजह से उनको उतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिला, और वो एक्सेप्टेंस कम मिलने के कारण ही ग्रू वीकर एंड वीकर पॉलिटिकली एंड दिस, मतलब जो उनके कैप्चर करने से, उन्होंने कैप्चर तो की थी बहुत सारी जगह, उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो प्रोपेगेंडास थे वो भी अच्छे थे, बट बिकॉज ही वॉज ऑफ मराठी ओरिजिन एंड दोज पीपल वर सिख, सो देयर वॉज नो ग्रेटर एक्सेप्टेंस। वो किसी सिख लीडर को ही अपनाना चाहते थे। सो इन 1716 ही वॉज कॉट एंड किल्ड इन फ्रंट ऑफ लाहौरगढ़। From 1740, the condition became very critical in Punjab because of end of Mughal dynasty and Nadir Shah's and Ahmad Shah Abdali's invasion. ठीक है, अब मुग़ल डायनेस्टी चली गई, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दली वो भी आ रहे हैं नॉर्थ में, ठीक है, कैप्चर करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी पंजाब की 1740 के टाइम पे। अब इस टाइम पे क्या आया, कपूर सिंह क्रिएटेड खालसा पंथ। अब खालसा पंथ करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, अंडर विच द सिख आर्मी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट विंग्स विच वर गिवन डिफरेंट चार्जेस, ठीक है। अब सिख आर्मी की स्टैब्लिशमेंट हो रही है। खालसा पंथ करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें सिख आर्मी को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया गया है, अलग अलग विंग्स में तोड़ दिया गया है, जिससे वो हर पार्ट पे एक आर्मी को लाइक प्लेस कर सकें एंड वहाँ से उनको जो भी उनकी सेफ्टी है वो इंश्योर कर सकें। दीज मिलिट्री यूनिट्स स्लोली टर्न इनटू पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर और मिजल्स रूलिंग। अब देखिए क्या हुआ, पंजाब में पहले जो मिजल्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या हुआ था, जो मुग़ल डायनेस्टी थी वो भी ऐसे ही इनफेक्टिव हो गई थी ना। दिल्ली उसका मेन जो सेंटर था वो कैसे इनफेक्टिव हो गया था, क्योंकि उन्होंने जो ज़मींदार, जो सूबादार्स थे, ठीक है, सूबादार्स को
काफ़ी अलग अलग एरियाज़ में भेजा इंडिया के। तो जब वो इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में गए तो वहाँ पे उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है, वो वहाँ के राजा बन के बैठ गए। तो अब ऐसा ही क्या हुआ, जो खालसा पंथ था वहाँ पे अलग अलग विंग्स बनाए गए, उनको एरियाज़ लाइक अलॉट कर दिए गए, आप इस एरिया की सेफ्टी करेंगे, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वहाँ पर ही छोटे छोटे मिजल्स बन गए, ठीक है। तो उन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर गेन कर ली उस पर्टिकुलर रीजन में, और वो छोटे छोटे मिजल्स में कन्वर्ट हो गए। पंजाब गॉट डिवाइडेड इनटू 12 मिजल्स, एंड आउट ऑफ दीज 12 रणजीत सिंह ऑफ सूकर चाकिया मिजल सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग द फर्स्ट 6 स्टेट इन पंजाब। दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू बैंड्स एंड कैरीड ऑन वॉरफेयर विद देयर रूलर्स, ठीक है। अब इसमें से जो एक मिज़ल है जो उभर के आया, ठीक है, 12 मिज़ल हुए थे पंजाब में, उनमें से जो एक मिज़ल था जो सबसे पावरफुल उभर के आया वो था रंजीत सिंह का। उनके मिज़ल का नाम क्या था, सूकर चाकिया, मैंने आपको पहले भी बताया। 6 स्टेट्स अपील्ड टू ब्रिटिश फॉर प्रोटेक्शन। अब देखिए, एक जो वहाँ पे मिज़ल है वो काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है, वो कैप्चर कर रहा है टेरिटरीज को, तो जो बाकी मिज़ल्स हैं उन्होंने लाइक दे वर इनसिक्योर नाउ, तो वो इनसिक्योरिटी के चलते ही उन्होंने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास वो प्रोटेक्शन मांगने गए, ठीक है। जो ब्रिटिश थे दे वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ रंजीत सिंह बिकॉज हिज एडवांटेजेस वर इंजूरियस टू देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि रंजीत सिंह अब रोल में आ रहे हैं धीरे धीरे पिक्चर में, ही इज एंटरिंग इनटू द पिक्चर। So the East India Company concluded the Treaty of Amritsar with him on April 25, 1809, ठीक है। By this treaty, अब Treaty of Amritsar हो रही है, ठीक है। तो ये जो Treaty of Amritsar है ये basically, see first of all this Treaty of Amritsar was signed between the British East India Company and Ranjit Singh, like the war was ended with this treaty only। तो ये ट्रीटी के थ्रू क्या हुआ था, देखिए ये ट्रीटी में देखिए जो रंजीत सिंह थे उनका फ़ायदा ही हुआ था, वेरएज जो ब्रिटिश थे वो सिर्फ प्रोटेक्शन चाहते थे, ठीक है। वो जो बाकी मिजल्स थे उनके बिहाफ पर रंजीत सिंह के पास नेगोशिएशन के लिए आए थे, जो कहाँ पे ख़त्म हुई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसने, दिस ट्रीटी परमिटेड हिम टू कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्शन टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। जो नॉर्थ है, नॉर्थ रीजन्स, जो नॉर्दर्न रीजन्स हैं वहाँ के जितना भी लाइक ही कुड रूल एनी ऑफ द टेरिटरीज ही वांटेड, तो इससे फ्रीडम मिल गया था उनको, जितने भी एरियाज थे नॉर्थ में वहाँ पे उनको परमिशन मिल गई थी फ्रीडम ऑफ एक्शन की, ठीक है, इस ट्रीटी के थ्रू। तो लाइक by this treaty the Satluj was fixed at the boundary between two governments and both parts became friendly to each other। अब देखिए यहाँ से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी दोस्ती हो रही है, ठीक है। दोस्ती कैसे हो रही है, इस ट्रीटी के थ्रू सतलज जो थी उसको बाउंड्री डिसाइड किया गया, ठीक है। बाउंड्री के इस साइड वाली चीज़ें आपकी हैं, बाउंड्री के इस साइड वाली चीज़ें ब्रिटिश की, ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया। दोनों गवर्नमेंट के बीच में ये एक पैक्ट साइन हो गया, तो इससे क्या हो गया, दोस्ती बढ़ गई। हाउएवर रंजीत सिंह कॉम्प्रोमाइज्ड हिज चेरिस्ड पॉलिटिकल आइडियाज बिसाइड सफरिंग टेरिटोरियल एंड इकोनॉमिक लॉसेस। ये ट्रीटी के बाद जो रंजीत सिंह थे उनको काफ़ी टेरिटोरियल और इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे, क्योंकि सी ही वॉज रेडी टू कैप्चर ऑल ऑफ पंजाब एंड ही वॉज लाइक एंटरिंग इनटू द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन अब उनको वहीं पर रोक दिया गया था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के द्वारा उनको वहीं पे रुकना पड़ा था, जिसकी वजह से उनको बाद में जाके टेरिटोरियल और इकोनॉमिक लॉसेस का भी एहसास होने लगा। सो दिस सिस सतलज 6 स्टेट्स फॉर्मली केम अंडर प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो जो सतलज के इस साइड जितने भी एरियाज थे वो सारे इंग्लिश के कंट्रोल में आ गए। जो भी 6 थे वो जो इंग्लिश से हेल्प मांगने गए थे वो आके, अब जब उनको उनकी हेल्प हो गई, उन्होंने जो नेगोशिएट किया था वो चीज़ हो गई थी, उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी वो हो गई थी, तो अब इंग्लिश क्या करते थे, वो हेल्प ही करते थे ना, तो इस हेल्प के बदले वो क्या मांगे, वो रेवेन्यू बढ़ाएंगे। अब वो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करेंगे वो सारे एरियाज़ में जिन जिन एरियाज़ की उन्होंने हेल्प करी है, ठीक है। तो यही हुआ था। नाउ सी देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट जो रंजीत सिंह थे, ठीक है, तो रंजीत सिंह
he was like only 12 years old when he became chief of his own मिज़ल. उनके मिज़ल का नाम सूकर चाकिया था, ठीक है. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही बिकेम चीफ ऑफ हिज ओन मिज़ल. बाय 18th सेंचुरी देयर वाज एनार्की इन पंजाब, ठीक है. तो उनकी जो पहली जीत थी, जो लाहौर उन्होंने जीता था, इट वाज द फर्स्ट स्टेप इन द राइज ऑफ हिज पावर, ठीक है. 1799 में उन्होंने ये जीता था. इस टाइम पे क्या था, आप देखिए, ये एंग्लो मैसूर का टाइम है, ठीक है. तो इस टाइम पे जो मुगल एम्पायर था वो वैसे भी डिक्लाइन कर रहा था. इन 1802 ही कॉन्कर्ड द सिख होली सिटी ऑफ अमृतसर. 1802 whole of central Punjab from Satluj to the Jhelum were under his sway. लुधियाना जो है वो भी उनके कंट्रोल में था. तो जितने भी सेंट्रल पंजाब के एरियाज है वो सारे उनके कंट्रोल में थे. तो ये सारी चीज़ें देखकर जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो जो ब्रिटिश थे, उन्होंने भी रंजीत सिंह के जो भी एडवांसेस थे, जो टेरिटोरियल एडवांसेस थे, उनको खतरा समझा उनके लिए, ठीक है. तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसी की वजह से हो गई थी. Modernization of army combined. See, he was very much interested in modernizing his army. तो उन्होंने वो कैसे कैसे किया. He combined the strong points of traditional खालसा आर्मी, ठीक है. खालसा आर्मी is related to Sikhs only. तो वो ट्रेडिशनल खालसा आर्मी के जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, उन्होंने उसको कनेक्ट किया वेस्टर्न एडवांसेस इन वॉरफेयर टू रेस एशियाज़ मोस्ट पावरफुल इंडिजिनस आर्मी ऑफ दैट टाइम, ठीक है. तो रंजीत सिंह थे, उन्होंने ना कि सिर्फ इंडिया की, पूरी एशिया की मोस्ट पावरफुल इंडिजिनस आर्मी को डेवलप किया था. कैसे डेवलप किया था. जो ट्रेडिशनल आर्मी थी खालसा, जो सिक्स से बनती थी, उनको उन्होंने कंबाइन किया वेस्टर्न एडवांसेस से, ठीक है. तो इसी से एक पावरफुल आर्मी डेवलप हो गई थी. ही ऑल्सो एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स, स्पेशली फ्रेंच, टू ट्रेन हिज ट्रूप्स. ही अपॉइंटेड फ्रेंच जनरल जीन फ्रैंकिस एलार्ट टू मॉडर्नाइज हिज आर्मी, ठीक है. वाइड एम्पायर. अब देखिए, जो रंजीत सिंह थे, ही वॉज लाइक हिज ट्रांस रीजनल एम्पायर. इट वॉज स्प्रेड ओवर सेवरल स्टेट्स, ठीक है. मैंने आपको बताया कि सतलज के उस पार उनका ही रूल था पूरे तरीके से. इंक्लूडेड द फॉर्मर मुगल प्रोविंस ऑफ लाहौर एंड मुल्तान, बिसाइड्स पार्ट ऑफ काबुल एंड द एंटायर पेशावर, ठीक है. तो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो अफ़गानिस्तान तक उनका रूल था, वहाँ तक उन्होंने कैप्चर कर लिया. तो जो वहाँ के बड़े बड़े स्टेट्स थे, जैसे कि पेशावर, पाकिस्तान में जैसे मुल्तान, लाहौर, काबुल, ये सारी जो टेरिटरीज थी, इनको भी कैप्चर कर लिया था रंजीत सिंह ने, ठीक है. पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्रेजेंट डे, उस टाइम पे नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे पेशावर, काबुल, मुल्तान, लाहौर, ये सारे टेरिटरीज को उन्होंने रूल किया था. ओके. द बाउंड्रीज ऑफ हिज स्टेट वेंट अप टू लद्दाख. लद्दाख तक मैंने आपको बोला था कि सतलज के उस पार जितनी भी चीज़ें थी वो सारी रंजीत सिंह के अंडर ही आती थी. इन द नॉर्थ ईस्ट खाइबर पास रूट द फॉरेन रूलर्स टू इन्वेड इंडिया, ठीक है. खाइबर पास, जो फॉरेन रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया में कब्जा किया था, वो इसी रूट के थ्रू आते थे. इन द नॉर्थ वेस्ट एंड अप टू पंजनाद इन साउथ. पंजनाद, ठीक है, साउथ में. वेयर द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब फेल इनटू द इंडस, ठीक है. तो पंजाब 5 रिवर्स, ठीक है. तो ये उनकी वाइड एम्पायर की कहानी है. ये जो मैप है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी एरियाज हैं, ठीक है, ये उनके ही कंट्रोल में थी, अंडर रंजीत सिंह कंट्रोल. आप देखिए कितना ज़्यादा. कुछ पार्ट्स अफगानिस्तान के, देन हियर बलूचिस्तान, देन हियर इट इज़ सिंध, ठीक है. फिर देखिए जो सेंट्रल पार्ट्स हैं पंजाब के, वो पूरा उनके अंडर कंट्रोल था. एंड ऑल्सो कश्मीर वैली, वहाँ पे वो लद्दाख तक उनका कंट्रोल था, ठीक है. फैक्ट्स रिलेटेड टू हिज रिफॉर्म्स. अब उनके रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. महाराजा रंजीत सिंह गेव टेरिटोरियल आइडेंटिटी टू पंजाब बाय द पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी एंड अग्रेशन. उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे जो ब्रिटिश थे उनके साथ. एंड ऑल्सो द आर्मी दैट ही वॉज ट्राइंग टू मॉडर्नाइज, उसमें उन्होंने फ्रेंच ऑफिसर्स को हायर किया था, ठीक है, जिससे कि वो जो उनकी ट्रूप्स हैं, जो इंडिजिनस ट्रूप्स हैं, उनको अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग मिल सके,
ठीक है। तो इसमें क्या था, अग्रेशन था, जो अपनी खालसा आर्मी थी उसमें अग्रेशन था, और एडवांसेस किस में थे, ब्रिटिश जो यूरोपियन आर्मीज थी, जो यूरोपियन ऑफिसर्स थे, उन्होंने एडवांसेस प्रोवाइड कराए थे। ही वॉज ऑल्सो अ बॉर्न एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ वाइज डिप्लोमेट। ओके, दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज विच बिलोंग्स टू रंजीत सिंह. He was a born administrator and a wise diplomat. Although he was illiterate, but he patronized a learned and brave man. He was a patronized, learned and brave man. He was free from religious bigotry and all his subjects lived in peace and amenity. ठीक है, उनका जो रीन था वो काफ़ी पीसफुल था, क्योंकि ही वॉज फ्री फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी, जैसा हमने देखा था टीपू सुल्तान के जो केस था वहाँ पे। ठीक है, एक कंट्रोवर्सी थी कि जो टीपू सुल्तान और उनके फादर थे, दे वर फोर्सफुली कन्वर्टिंग द पीपल फ्रॉम अनदर रिलीजन टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम, टू कन्वर्ट इनटू देयर रिलीजन। ठीक है, तो इसको एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन जो रंजीत सिंह थे, ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल रिलीजियस बिगॉटरी, वो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमिज़म में इन्वॉल्व नहीं थे, लाइक रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म में इन्वॉल्व नहीं थे। तो उनकी जो प्रजा थी वो काफ़ी सुख और शांति से रहती थी। फाइन, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ सर्वेंट ऑफ खालसा एंड ही डिड नॉट परमिट द कॉइन्स टू बेयर हिज नेम। ठीक है, तो एक ये उनकी बात थी कि जो खालसा के सर्वेंट वो अपने आप को समझते थे। ऑल्सो उन्होंने जो कॉइन्स, जो कि एक गुरु के नाम पे बनते थे, इससे पहले जो उनके लीडर्स होते थे उनके नाम से बनते थे, तो उन्होंने कॉइन्स भी नहीं अपने नाम से बनने दिए थे। अब उनके जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो कैसे थे, ही केम आउट विथ लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन मुगल पीरियड, जाब्ती सिस्टम लेकर आए थे वो। ठीक है, जाब्ती सिस्टम इन विच असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने भी यही काम किया था कि जो लैंड सर्वे होता था उसके थ्रू ही किसको कितना रेवेन्यू देना है ये डिसाइड किया जाता था। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके का एक ज़ाब्ती सिस्टम लेकर आए थे, जिससे जो लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट होता था वो लैंड मेजरमेंट के थ्रू होता था। द स्टेट डिमांड वॉज फिक्स्ड एट अराउंड 33 to 40% डिपेंडिंग ऑन फर्टिलिटी एंड रिचनेस ऑफ सॉइल। ठीक है, एंड ऑल्सो the trade and commerce also provided revenue to the state. The next important form of revenue was fine in return for punishment. ठीक है, फाइन दिया, जो पनिशमेंट होती थी तो उसमें वो फाइन लिया करते थे, तो ये भी एक बोल सकते रेवेन्यू का जरिया था। द करदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कौन कलेक्ट करता था, करदार्स करते थे। 1/4 जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था वो आर्मी पर स्पेंड किया जाता था, और बाकी सारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए यूज़ किया जाता था। फाइन, देन ही हैड सम रियली गुड क्वालिटीज़, क्योंकि उनके रिफॉर्म्स देखकर पता चलता है दैट ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो इसीलिए वो शायद काफ़ी अच्छे से रूल भी कर पाए थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखिए, इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे वो हमने पढ़ लिया, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। ही इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ सरकारी खालसा। ही ऑल्सो इशूड करेंसी इन द नेम ऑफ गुरु गोबिंद सिंह एंड गुरु नानक देव। He divided the entire state into 4 provinces and he emphasized on maintenance of law and order. Justice seemed to be the main concern for Ranjit Singh. ठीक है, justice was the main concern for Ranjit Singh. There was no code of law. Most of the crimes were punished with fine. मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू का उनका ट्रेड एंड कॉमर्स तो था ही एक तरीका, लेकिन रेवेन्यू का एक और जो रास्ता था वो पनिशमेंट के थ्रू वो लेते थे, फाइन लेते थे, तो उससे रेवेन्यू निकलता था। देयर वॉज नो कैपिटल पनिशमेंट। जस्टिस वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय पंचायत्स इन विलेजेस एंड करदार्स इन द टाउन्स। करदार्स कौन थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, दोज हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यू। देयर वॉज नो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन द प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स। देयर वर कोर्ट्स ऑफ नाजिम्स अबव देम। ठीक है, नाजिम्स है, उनके ऊपर अदालत अल्हा इन लाहौर which heard appeals from district and provincial courts. ठीक है, तो मिलिट्री को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन मॉडर्नाइजिंग द मिलिट्री। तो मिलिट्री रिफॉर्म्स उन्होंने क्या क्या किए थे। रंजीत सिंह possessed a very strong and well equipped army called फौज ए खास
which was trained and disciplined by Italian and French officers on European lines. ठीक है, उनको यूरोपियन लाइंस पे लाने के लिए उन्होंने सी आर्मी, द सिख आर्मी, इट ऑलरेडी हैड अग्रेशन. अब उस अग्रेशन को सही रास्ते में ले जाने के लिए, उसको सही एडवांसमेंट देने के लिए उन्होंने जो ट्रेनर्स थे वो फ्रेंच और इटालियन ट्रेनर्स थे उनको बुलाया था. ठीक है, जिससे कि वेस्टर्न एडवांसेस से भी कनेक्ट कर पाए उनका जो सिख आर्मी है वो. हिज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ कैवलरी एंड आर्टिलरी वॉज डाउटलेसली द बेस्ट इन इंडिया. ठीक है, उनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बेस्ट इन इंडिया थी उस टाइम पे. ही अडॉप्टेड अ महादरी सिस्टम इन विच ही मेड अ मंथली पेमेंट ऑफ सैलरीज टू सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स. ठीक है, तो ये महादरी सिस्टम एक था जो उनकी रीन में चलता था, वो सिर्फ उन्होंने यूज़ किया था जिससे कि वो उनके स्टेट में जितने भी सोल्जर्स थे, जो भी ऑफिसर्स थे, उनको पेमेंट दिया जाता था. ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड द कैनन फैक्ट्री इन लाहौर एंड अमृतसर. ठीक है, तो उन्होंने कैनन फैक्ट्री भी स्टैब्लिश करी थी. अब हमने पढ़ लिया है पूरा जो रंजीत सिंह है उनकी स्टोरी. ठीक है, अब उनके रिलेशंस भी जो इंग्लिश है उनके साथ अच्छे थे. उन्होंने काफ़ी सारे यूरोपियन ट्रेनर्स को बुलाया अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वो लेकर आए. उनका जो रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम था वो भी अच्छा था, हमने देखा. एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी हमने देख लिए. फाइन, तो मिलिट्री रिफॉर्म्स थे वो भी हमने पढ़ लिए. नाउ वील बी स्टडिंग देन व्हाट वर द रीजंस विच लेड टू एंग्लो सिख वॉर्स. मतलब जब सब कुछ इतना सही चल रहा था तो एंग्लो सिख वॉर्स क्यों हुए, अब हमें ये पढ़ना है नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आई गेस दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग महाराजा रंजीत सिंह. नाउ वील बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट वीडियो in which we'll be studying Anglo-Sikh Wars. I hope you liked the video. Keep learning with us. Thank you.